रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की हम लोगों की बैठक थी और इस बैठक में तमाम हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव, हमारे प्रदेश के तमाम उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के तमाम सचिव और जितने भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनके साथ इस बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः चुनावी तैयारियों में जुट चुकी। कौन सी ऐसी संभावित सीटें होंगी जहां से हम लोग लोकसभा का, कौन से संभावित प्रत्याशी हम लोग के होंगे और उन लोकसभा की सीटों में, और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, वो संभावित विधानसभा की सीटें, संभावित विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, तमाम इन बातों को लेकर चर्चा और समीक्षा हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आज की ये प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया गया, जिसमें जिलावार हर जिले की समीक्षा पार्टी के नेतृत्व द्वारा की गई है। किस जिला में हम लोग का संगठन कितना मजबूत है, कहां पर संगठन को और मजबूत करने की हम लोग को जरूरत है, कितने बूथों पर हमारे कितने पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, कौन कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी हम लोग को और मेहनत करने की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो संभावित सीटें क्या होंगी, क्या हो, और उसके अनुसार हम लोग की कौन सी सीटें होंगी। इन तमाम बातों को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी की है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग की निरंतरता में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। आज मेन बॉडी की ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने अपने प्रकोष्ठों की जानकारी दी, पर आने वाले दिनों प्रदेश अध्यक्ष भी अपने अपने प्रकोष्ठों की प्रदेश कार्य तरीके से करेंगे, जहां पे उनके जिला अध्यक्ष, उनके जिला प्रभारी और उनके बूथों पर उनकी क्या मजबूती है प्रकोष्ठों की, इस पर वो चर्चा करके प्रदेश कार्यालय में अपनी जानकारी सूची वो लोग सबमिट करने का वो लोग काम करें। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी आज चर्चा हुई है। हर जिले में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। विभिन्न जिलों में से नए साथी हैं जो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत कार्य कर रहे हैं। कई विभिन्न दलों के सदस्य हैं, कई विभिन्न दलों के नेता हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन लोगों का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम विभिन्न जिलों में कैसे हो, भी लेकर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में जैसा हमने कहा कि हम लोग विधानसभा को भी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, उन लोगों के विधानसभा वाइज किस तरीके होंगे, उस पर भी आज चर्चा हुई। ओवरऑल अगर मैं इसको समअप करते हुए अगर मैं कहूं तो पूर्णतः
रखते हुए और चुनाव में हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी किस गठबंधन के साथ, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इन तमाम स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्लान सी हर प्लान पे काम हुआ है। अंतोगत्वा हम लोग अपनी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं और 243 विधानसभा पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप लोग चलाएंगे कि हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने तैयारी का हम लोगों ने फैसला किया। ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता ये बोलता है कि हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बाद में यही सवाल आपकी तरफ से आएंगे भी। मैं पहले भी बोल दूं, बाद में भी आप पूछेंगे तब भी मैं बोलूंगा। तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, हर सीट पर तैयार। उद्देश्य ये होता है कि ना सिर्फ जिस सीट पर आप चुनाव लड़ें, ना जिस सीट पर आपके संगठन का लाभ सिर्फ आपके प्रत्याशी आप चुनाव नहीं लड़ और आपके गठबंधन के साथ ही उस पर चुनाव लड़, ऐसे में भी आपके संगठन का लाभ उनको मिले। भाई कल को कोई मुझसे गठबंधन क्यों करेगा अगर अधिकांश सीटों पर मेरा संगठन, क्या लाभ होगा किसी दल को उससे गठबंधन करके? हम तो भैया उनके संगठन का लाभ लेंगे, पर हम अपना लाभ उनको कैसे दे पाएंगे? इसके लिए हर राजनीतिक दल हर सीट पर तैयारी करना जरूरी है। कितनी सीटों पर तालमेल होता है ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। जब ये चर्चा होगी सार्वजनिक इसको किया जाएगा। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और मजबूती से गांव-गांव घर-घर तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। कई हमारे प्रदेश के ऐसे सम्मानित नेता हो, अभिनेता हो या विभिन्न क्षेत्रों के में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मुलाकात करके फर्स्ट उनको सौंपने का काम करेंगे, ताकि जो बिहार को विकसित राज्य बनाने के रोड मैप के साथ हम लोग निकले हैं, उसमें अगर किसी और वर्ग की भी अपने कोई सुझाव हो तो उसको भी हम लोग उनके माध्यम से आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतोगत्वा हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के हर वर्ग का, संभवतः हर व्यक्ति का सुझाव बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में सम्मिलित हो। कोई वर्ग, कोई जाति, कोई समुदाय जिस है कि ये संभवतः कोई खिलाड़ी होगा जिनके पास हम जाएंगे और वो बोलेंगे कि भैया खेल कूद में ये पॉइंट आपने 2 पॉइंट हमारी तरफ से भी जोड़िए। तमाम बातों पर अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य पूरे प्रदेश एक साथ लेकर चलने का। मैं 6%, 16%, 50%, 92%, 32% की बात नहीं कर रहा। और अब तो प्रतिशत नहीं, अब तो हम लोगों को भैया कोड नंबर भी मिल गए। तो मैं कोई 121वें की बात नहीं कर रहा, 171वें की बात नहीं कर रहा, 79, 80, 90 की बात नहीं कर रहा। मैं 13 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा। और तभी विकसित प्रदेश बनेगा जब हम लोग कोड नंबर से उठकर, जातियों से उठकर, संप्रदायों से उठकर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। उसी उद्देश्य के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का निर्माण भी हुआ था और अब उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, ये आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में कई और ऐसी बैठकें होंगी और चुनाव आते 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 तक हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ पर लोक शक्ति पार्टी का संगठन पूर्णतः मजबूत हो, ताकि जहां से हम चुनाव लड़े हमारे साथी चुनाव लड़े। आपके भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। हैविंग सेड दैट, लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक स्वरूप नहीं आता
तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं है। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी, तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया, तो दूसरे में रूप आखिर तक बनते बिखरते रहते हैं, तब तक हम रखना चाहते हैं। चिराग जी, कोर्ट सिस्टम पर आपने कहा, एक मिनट भाई, हाँ भाई, ये गठबंधन के भीतर की बातचीत है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा, सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करने लग जाऊं। ये गठबंधन के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है, और जब आम सहमति बनेगी तो घोषणा भी कर दी जाएगी। भाई, भरोसा तो मेरा तब हिलेगा जब हम लोग चर्चा के उस दौर पे पहुंचेंगे जहां पे सहमति नहीं बन रही हो। चर्चा ने अभी उस तरीके से गति ली ही नहीं है, और इस बात को मैंने कहा है कि ये हर गठबंधन में ऐसा ही होता है। चुनाव आते 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 तक ये चर्चाएं बढ़ती हैं, तो सब तय हो जाए, और मैं किसी जल्दबाजी में हूँ भी नहीं। आप पर बनी हुई है, क्या लगता है जो सीटों का समीकरण ये तो आगे तय होगा, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो चिराग पासवान महागठबंधन का रुख करेंगे? भाई, ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा कि चुनाव के वक्त गठबंधनों का स्वरूप क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं भाई, क्योंकि भरोसा मेरे मुख्यमंत्री पर भी नहीं किया जा सकता ना, कि वो कब तक कहाँ रहते हैं, किस गठबंधन में रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां पर मेरे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का समझौता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए संभव नहीं। बीजेपी लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप क्या उस पर उम्मीद करते हैं जो पहले आपको मिली थी सीट? भाई, मुझे क्या उम्मीद करनी है, वो जिनकी सीट थी उनको चिंता होगी, मुझे किस बात की चिंता है। आपकी पार्टी जिनकी पास उनके साथ हम लोग तो जब गठबंधन की बात करेंगे, जब सीटों की बात करेंगे, तब हम लोग की दावेदारी अलग होगी। किसी सीट पे दावेदारी अभी तक पेश की नहीं, हम लोगों ने तो कहा नहीं कि भाई ये संख्या या ये सीटें, बट जिनकी संख्या और सीटें सामने हैं, चिंता तो उनको होनी चाहिए। कौन कह रहे? वो जिस दिन हमारी दिशा तय हो गई ना, चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगी, उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी जिस दिन हमारी दिशा स्पष्ट हो गई और उसकी घोषणा कर दी गई। हाँ, एक एक करके कार्यक्रम हाजीपुर का कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं हाजीपुर की तरफ जरूर है। भाई, नीतीश कुमार जी से समझौता करना होता तो प्रभु बहुत समय कि जिनकी वजह से की कगार खड़ा हुआ। बिहार में युवाओं बढ़, बिहार के युवा शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश की वजह से पूरी तरीके, ऐसे में उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का समझौता या लाभ के लिए करता ना भाई। जब उस वक्त मैंने अपनी पूरी पार्टी अपने विचारों सिद्धांतों के लिए, तो आज मैं
जबकि आज की तारीख में हम लोग की पार्टी और बहुत मजबूत परिस्थिति है। चिराग जी, आपने कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, आप कोर्ट सिस्टम पर कटाक्ष किया, जातीय जनगणना में चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? भाई स्टैंड को मैं हर बार क्लियर कर चुका हूँ। पुनः अगर आप चाहते हैं इसको लेकर क्लैरिटी, मैं पुनः क्लियर कर देता हूँ कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, होनी चाहिए, पर सिर्फ जातियों की ही बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई नीतियां हैं जो कि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं। कई बार न्यायालय के द्वारा भी, माननीय न्यायालयों के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि भाई अगर आपने ये योजना बनाई, बताइए इस जाति के की क्या आबादी है। वो आंकड़े हैं ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार दशकों पहले ये जनगणना हुई थी। तो ऐसे में एक तरफ जहां हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो योजनाएं बने उसमें उसके अनुपात वो राशि आवंटित की जा रही है कि नहीं, और उस राशि का वैसी जातियां जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं कि नहीं, इसलिए हम लोग इसका समर्थन पूरे करते देश हैं। में मांग करते हैं सर जातीय जनगणना की, चिराग देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की। हाँ? राजनीतिक समीकरण अगर बनता है, नीतीश कुमार ये बयान फिर तेजस्वी से समझौता करेंगे आप? भाई आप हमको नीतीश कुमार जी बना के रहेंगे क्या? इससे भी समझौता कर लीजिए, उससे भी समझौता कर लीजिए, सबसे समझौता कर लीजिए। आज की तारीख में हम भैया अपने संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जिसको आना है आके समझौता करें। आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आना चाहे उनका स्वागत। पूरे देश में चिराग जी पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी से मांग करते हैं। ये एक करके भाई, एक करके पूरे देश में मांग करते हैं जातीय जनगणना की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो उस वक्त भी कहा था जब प्रधानमंत्री से मिलने सारे दल गए थे, हम लोग तो उस वक्त भी जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने बोला 100 झोपड़ियां जल गई, अभी तक चिराग पासवान वहां क्यों नहीं दिखे? भाई हम बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपको पता है कि एक हम ही है जो कोई भी ऐसा विषय होता है हम लोग जाते हैं, इसकी जानकारी हमारे संज्ञान में भी आई है। प्रभु बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत पुराना। पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं जवाब, हम फिर दे देते हैं। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था, वो आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी था। बिहार के जितने और नेता हैं जरूरी के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक जरूरी नहीं। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह 4 बजे मेरे मोबाइल का फोन बजता, प्रधानमंत्री रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे, शाम का आगे पीछे 2 बार 45 दिन। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहा है, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा है। जयप्रकाश के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे।
जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ा, उनकी नीतियां, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूं? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी में। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हर अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वो और प्रयास करते मेरे प्रदेश को कहां से कहां लेकर जा सकते। उनकी नीतियां गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान, पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुंचूकर मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के मन में हद से ज्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, ये व्यक्तिगत संबंधों से। सबसे बड़ी चुनौती आपके चाचा ही है। रियली चुनौती आपकी, क्योंकि वो भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं, मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान। उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों देखा कि भैया तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं समझते, और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन हो। भाई आरोप लगा रहे हैं, वो पहले खुद क्यों नहीं गए इस बात की चिंता करें। पर जहां तक सम्राट जी की बात है, मैं की जहां निंदा करता हूं, मुझे ये जानकारी नहीं हो, मुझे लगता है